अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इज़्ज़त शाह अपनी वजिया शख्सियत के साथ ही मेहंदी के फंक्शन के लिए गांव में लगाए पंडाल में दाल हुआ था, जहां पर सामने स्टेज पर नजर झुकाए बैठी माहिन देखकर उसकी मुस्कुराहट और गहरी होती। मेहंदी और मायूं की निस्बत के हिसाब से चेहरे पर हल्का सा मेकअप किए हुए माहिन येलो और ग्रीन कलर के शरारे के साथ ही झोले के नाम पर कान में हल्के से अवेसे पहने हुए और अपने खूबसूरत वापुर नोट चेहरे के साथ ही इज़्ज़त शाह को महबत होकर गए थे। खुद पर नजरों की तपश महसूस करती माहिन की निगाहें अपने एंड सामने खड़े हुए इर्तजा पर ठहरती। इर्तजा शाह जो इस वक्त व्हाइट कॉटन के सूट पर वास्किट पहनने बालों को सेट करने के बाद भी पेशानी पर बिखरे थे, जिन्हें वो अपने बाएं हाथ की मदद से सेट करता हुआ उलझन का शिकार हुआ था। दिल फ्रेम मुस्कुराहट लबों पर सजाई यकटक माहीन को ही देख रहा था। इत्तजा शाह की मोहब्बत लटाती नजर हाइप होती हुई वो वापस से नजर झुका गया थे। ये देख इत्तजा की मुस्कुराहट और गहरी हुई थी। मजबूत कदमों के साथ ही वो स्टेज की सिमत बढ़ा था। हम लबों से कह ना पाए उनसे हाल दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। अपने बराबर में इर्तिजा को बैठा देखकर माहिन उस पर तिरछी निगाह डालती हुई मजीद सर झुका गए थे। इर्तिजा को अपने इतने करीब आराम से बैठे हुए देखकर उसे घबराहट महसूस होती। पसीने से भीगी हथेलियों को आपस में मसलते हुए माहिन को देखकर इर्तिजा सामने से मेहमानों का आता देखकर मुस्कुराकर सरगोशियाना अंदाज में माहिन से मुखातब हुआ था। रिलैक्स, थोड़ी देर की बात है, रस्म के बाद मैं यहाँ से उठकर चला जाऊंगा। आम से लहजे में इर्तिजा को बोलता सुनकर वह हैरानगी से इर्तिजा को देख गए थे, जो बज़ाहिर सामने नजर जमाए मुस्कुरा रहा था। नजरें नीचे कर लो, किसी ने देख लिया तो सब मजाक बनाएंगे। मैं तो एंजॉय करूंगा, मगर शायद तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। होड़ सामने देते हुए माही को मजीद हैरान कर गया था। अब तुम्हारा ही हूँ, कल फुर्सत से देख लेना, बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। माही की जमी हुई नजरें आप भी खुद पर महसूस करता शरारत से मुस्कुराया था। इर्तिजा को मुस्कुराता हुआ देखकर फौरन से नजर झुका गए थे। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ। येलो कलर की घेरेदार फ्रॉक पर शाकी पिंक कलर के दुपट्टे को शानों पर स्टाइल से फैलाए हुए हया शाकरा बेगम के बराबर आ खड़े हुए थे। ये क्या है हया? हया को नीचे से ऊपर तक देती हुई वो अपना माथा पीट गए थे। क्या? फटी हुई आंखों से वो पूछ रहे थे। हाथों में बाबर कर पहनी हुई चूड़ियां और गजरे पहने हुए देखकर उन्हें ज्यादा अजीब लगा था, मगर गर्दन में डाले हुए गोल्ड के बाडी नेकलेस के साथ ही कानों में डाले हुए पसनी आवेसे देखकर वो अपनी बेटी के सज्जे सवरे पागलपन को देखकर हैरान हुए थे। ये कैसे आया तुम्हारे पास? रही सही कसरत कुशादा पेशानी पर लगाए हुए शाकरा बेगम की शादी के मांग टीके ने पूरी कर दी थी। मांग टीके पर हाथ लगाकर पूछती हुई हैरानगी से पूछे थे। वह मांग टीका जिन्होंने हमेशा से हया से छुपाती आई थी, आज हया को पहने देखकर वो पूछ रहे थे, ये इतनी सारी ज्वेलरी क्यों पहनी है तुमने? माहिन दुल्हन है, वो तो इतना नहीं सजी सवरी, वो भी तो बच्ची है। मगर नहीं, सारी नजाकतें और अदाएं तो तुम में है। शाका बेगम के बापा हैरान होती हुई वो रुख फेर गए थे। अब जाओ और ये सारी ज्वेलरी उतार कर आओ। क्यों? हैरत से पूछे थे। क्योंकि तुम दुल्हन से ज्यादा तैयार हुई हो। वो उसकी माँ थी, इसी के अंदाज में बोले थे। मेरा क्या कसूर है? माहिन आप ही तो वैसे ही इतनी प्यारी है, उन्हें उन सब की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उन्हें शौक है भी ज्वेलरी का। मगर मुझे तो है ना, मैं क्यों उतार दूं? मैं तो नहीं उतारने वाली, डठाई से बोलती वो हमदान साहब के पास खड़ी हुई थी। अरे वाह, आज तो हमारी बेटी बहुत ही प्यारी लग रही है। सच बाबा जानी, सुने अम्मो, ऐसी होती है तारीफ, आपकी तरह नहीं। हमदान साहब और हया को देखकर वो मुस्कुराए थे। बाबा जानी, चाचू वहां पर खड़े क्यों है? रियाज साहब को एक कोने में अकेला खड़े स्टेज पर इत्तेजा के साथ बैठा देखकर हमदान साहब उनकी तरफ बढ़े थे। रियाज, हमदान साहब के अवाब पर वो अपनी नम आंखें साफ करते हुए उनकी सिमत मुड़े थे। अफसुदा हो रही हो? हमदान साहब के सवाब पर उनकी आंखें फिर नम हुई थी। नरजिस की वजह इतना एहसास नहीं हुआ था, मगर मही को अपने से दूर जाने का सोचकर ही आंखें खुद बहुत नम हो जाती हैं। वापस स्टेज की तरफ रुख मोड़ गए थे। हौसला रखो। रियाज साहब का कांधे पर हाथ रखते हुए खुद भी हया को सोचकर अफसुदा हुए थे। हौसला ही हौसला है, चले रस्म भी तो करनी है, मुस्कुराकर कहते हमदान साहब के साथ स्टेज की सिमत पड़े थे। कैसी लग रही हो? हैदर के सामने खड़ी होती हुई हया मुस्कुराई थी। अच्छी लग रही हो, मुतसर बेलचक से लहजे में जवाब देता वो चेयर पर बैठा था। ये क्या होता है अच्छी लग रही हो? खूबसूरत नहीं लग रही क्या? हया को अपनी सारी तैयारी पर हैदर के बेलचक लहजे से पानी फिरते देखकर बदमजा हुए थे। हया के पूछे के सवाल पर हैदर ने हल्की सी आवाज में कुछ बोलने लगा था, जिसे सुनने की हैदर हया उसके बराबर में रखी चेयर को घसीट कर उसके करीब हो बैठे थे। हया के लबों पर मुस्कुराहट गई थी, जबकि स्याह सूट में गर्दन में गोल्डन व्हाइट कलर बिन का बनारसी शाल डाले हुए
حیدر شاہ اپنی پروکار شخصیت کے ساتھ ہی حیا پر سحر طاری کیے ہوئے تھا. اب کی بار حیدر شاہ کی نظریں محملی کارپیٹ پر ٹھہری ہوئی تھے. روزے مہیشر مجھے حالق نے اگر مہلت دی، ایک غزل تجھ پر بھی میر تقی میر سے لکھواؤں گا. حیا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حیدر کب اس کی تعریف میں غزل کہے گا. حیرانگی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے وہ حیدر شاہ کو سن رہے تھے. دھڑکنیں دل کی تیرے نام سے منسوب ہے آبا، مجھ سے چاہت رکوں گا تو مر جاؤں گا. عجیب احساس کا تر مہین کا عکس اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرایا تھا. مصر والے بھلے دشمن سمجھے مجھے اپنا، میں زہلا کی حمایت میں چلا جاؤں گا. مہین کا خیال آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی. آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو وہ واپس سے چلتا ہوا حیا کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا. حیدر کو خود کو دیکھتا پا کر حیا سر شار ہوئی تھی. مطلب میں اکیلی نہیں تھی تم سے محبت کا سفر میں. اس کی سمجھ میں یہی آ سکا تھا. مہندی کی تمام تر رسموں کے بعد شاہ حویلی کے مکین اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے تھے، سوائے حیدر اور ارتضیٰ شاہ کے. وہیں پسینے میں شبور ارتضیٰ شاہ اپنی مہندی میں خوب ہلا گلا مچانے کے بعد حیدر شاہ کے ہمراہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا. ایک آخری نظر مہین پر ڈالتا وہ مسکرا رہا تھا. اتنا آسان نہیں تھا ارتضیٰ شاہ کے لیے یہ سفر. آگے بہت سے مشکلات پائیں کھلے ہوئے ارتضیٰ شاہ کی منتظر تھے. یہ سب جاننے کے باوجود بھی ارتضیٰ شاہ مہین کو حاصل کر لینے کی خوشی کو محسوس کر رہا تھا. بالوں کو پیچھے کرتا ہوا وہ گاڑی میں جا بیٹھا تھا. مسکرا لو ارتضیٰ شاہ، یہ مسکراہٹ کچھ گھنٹوں کی مہمان ہے تمہارے پاس. سرد میلی سے اپنے حنائی ہاتھوں کو دے کر مہین اپنے منصوبے کو سوچ کر تلخی سے مسکرائے تھے. رات کے 4 بجے سب تھکان کی وجہ سے بے خبر ہوا میں خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے. وہیں پر مہین شاہ سیاہ چادر میں خود کو چھپائے ریاض صاحب کے کمرے کے دروازے کے پاس نم آنکھیں لیے کھڑے تھے. میں بہت ہی بری ہوں بابا، اس لیے آپ کے فیصلے کا مان نہیں رکھ پا رہی. ارتضیٰ اتنے برے نہیں ہیں، مگر وہ جب مسکراتے ہوئے ہیں نا تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ہار گئی ہوں. خود کے ہی دعوے الٹے بڑھتے محسوس ہوتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ فاتح ہو اور میں شکست جاب. اس لیے جا رہی ہوں بابا، آپ کی عزت کی پاسبان نہیں بن پاؤں گی. خدا حافظ. آنسو سے تار چہرے کو لیے آخری نظر پورے گھر پر دوڑتی ہوئی داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی. بھائی کیا آپ مجھے شہر تک چھوڑ دیں گے؟ گارڈ کو سوئے دے کر وہ سامنے سے گزرتی ہوئی کار کو اشارے سے رکھواتی ہوئی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا ہلکی سی آواز میں بولے تھے، سرکار سائیں، بی بی سرکار سیاہ چادر میں رات کے اس پہر بہاری ولا سے نکلی ہیں اور خدا بخشو انہوں نے شہر چھوڑنے کی گزارش کی ہے. بہاری ولا میں تعینات کیے ہوئے ارتضیٰ شاہ کے چند کارز جو کہ عام حلیے میں ہر وقت بہاری ولا پر نظر رکھے ہوئے تھے، فارم ہاؤس پہنچاؤ انہیں لے کر. حکم سادہ کرتا وہ خود بھی حویلی سے نکلا تھا. پلیز آ جائیں. نظریں نیچے کیے ہوئے ڈرائیور نے بیٹھنے کو کہا تھا. مہین طرف سے آنکھیں میچ کر کھلتا ہوا وہ واپس ریش ڈرائیونگ کرنے لگا تھا. کچھ دیر بعد ارتضیٰ شاہ فارم ہاؤس کے پوش ایریا میں پریشانی سے چکر کاٹتا مہین کے اس پہر گھر سے بھاگنے کا سوچ کر خود کے غصے پر ضبط کیے ہوئے تھا. یہ کہاں لے کر جا رہی ہیں آپ مجھے؟ گاڑی روکے. گاڑی کو کسی بڑے سے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ اپنی بیوقوفی پر پچھتائے تھے. میں کہا گاڑی روکے. آپ کی بات بڑھائی آواز میں چلائی تھی. بی بی سرکار تھوڑی دیر کی بات ہے، سائنس سرکار آپ کو سب بتا دیں گے. پوش میں گاڑی کو بریک لگاتا ہوا ڈرائیور سامنے کھڑی ارتضیٰ کو دیکھ کر فوراً سے گاڑی سے اترا تھا. بی بی سرکار سن کر مہین کے اوسان ہتا ہو گئے تھے. عجیب سی سرسراہٹ پورے جسم میں دوڑی تھی. جس شخص سے بھاگنا چاہتی تھی آج پھر گھوم پھر کر وہ اسی شخص کے پاس پہنچ گئے تھے. جاؤ. سر جھکائے کھڑے ملازموں کو جانے کا کہتا ہوا کار کا بیک ڈور کھول کر مہین کو باہر آنے کا کیا گیا تھا. آپ باہر نکل رہی ہیں یا میں خود نکالو؟ دان دبائے وہ دہرا تھا. لذت وجود کے ساتھ ہی باہر نکلی ہوئی وہ ارتضیٰ کے چیبہ چھاوے کرے تاثرات دے کر مزید ڈرے تھے. مہین کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتا ہوا اندر کی طرف بڑھا تھا. وہ تو فقط گھسیٹتی ہوئی ارتضیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. لائن قطار سے کھڑے ہوئے ملازمین سر جھکاوے ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھ کر مزید نگاہ جھکا گئے تھے. روم میں لاتے ہی مہین کو پکڑے ہوئے ہاتھ سے آگے کرتا ہوا ارتضیٰ اسے جھٹکے سے بیڈ پر بٹھا گیا تھا. خود ایک ٹانگ بیڈ پر رکھتا وہ مہین پر جھکا تھا. بہت بھاگنے کا شوق ہے نا آپ کو مجھ سے؟ جبڑے بیچے وہ ضبط سے بولا تھا. ارتضیٰ کے خوف سے لذت وجود کے ساتھ ہی مہین کے آنسو بہنے شروع ہوئے تھے. جن ٹانگوں سے آپ ہر وقت بھاگنے کے لیے تیار رہتی ہیں نا، انہی ٹانگوں کو چلنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا مہین شاہ. پھر بھاگ کر دکھانا مجھے. گھڑلاتے ہوئے وہ مہین کے آنسو کو یکساں اگنور کر گیا تھا. ہر ایک شخص بھی اعتبار لائق نہیں ہوتا مہین شاہ. ایسے حیرانگی سے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مہین کے آنسو سے بڑی ہوئی آنکھیں اچانک سے اٹھی تھی. جب سے آپ میری نکاح میں آئی ہیں نا، جب سے میری تمام تر سورسز اور کڑی نظر ہر وقت آپ پر ہی رہتی ہے. سو
टू बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम माई डियर वाइफ। माहिन के आंसू से तर गुस्सा को अपने हाथ की पूंछ से सहलाता हुए माहिन की आंखों में खुद के लिए खौफ देकर महसूस हुआ था। सारी बात अब महीन की नजरें आई थी। रात के इस पैर पहाड़ी बिल्ला के सामने कार में मौजूद शख्स और फिर उसे इतनी आराम से शाह तक छोड़ने पर राजी हो जाना, मतलब वो शख्स इतना शाह का तैनात किया हुआ था उस पर नजर रखने के लिए। अब अपने आंसू साफ करे और घर जाए। नींद अब आपको वैसे भी नहीं आएगी तो बेहतर रहेगा जल्दी से तैयार हो जाइएगा। एक बात और माहिन शाह, आखिरी बार आपको माफ कर रहा हूँ, अगर दोबारा आपने अपने कदम मेरी इजाजत के बगैर बाहर निकाले तो मैं अपनी बात पूरी करते हुए एक पल के भी पीछे नहीं हटूंगा। इत्सा शाह की खून हवा नुस्से वो रुख मोड़ गए थे। चले, महीन के साथ चादर उड़ाते हुए इत्सा शाह संजीदगी से बोला था। मजबूत कदमों के साथ चलता वो महीन का हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया हुआ था। महीन जो कि इत्सा शाह के सख्त रवैये और खुद के पकड़े जाने पर नम पलके लिए मुर्दा कदमों से चल रही थी। बीबी को वापस से भारी विला छोड़ आओ और जरीना आप साथ जाओ बीबी के। महीन को गाय में बिठाकर वो जरीना को मजीद हदायत देता हुआ दोनों हाथ सीने पर बांध कर महीन को जाता देख रहा था। अब वक्त आ गया है इत्जा मुझको दिए हुए वादे को पूरा करने का। व्हाइट गोल्डन कलर की शेरवानी पहने वो बिल्कुल तैयार था। तलावर शाह की बाप पर उसके लब्बों पर मुस्कुराहट रेंगे थे। सुनगुन मिली है मुझे कि साइमा पुप्पो रात से शाह हवेली में ही है। मैंने तो फकत शादी में शिरकत के लिए मदऊ किया था, ये नहीं पता था कि आप दोनों 25 साल बाद अचानक मेरी शादी पर सुलह हो जाए। चले, ये एक दिन तो होना ही था। इत्जा को नासमझी से देते हुए उसके बालों को ओप करते हुए हाथों को हड़का पर जिच हुए थे, मगर उनकी मोहब्बत के आगे आप सब कुछ फरमोश करने को तैयार हैं। अपने बेटे की खुशियां तक आपको नजर नहीं आ रही बाबा। शीशे में उभरते हुए दिलावर शाह के अक्स को देखकर वो अफसुदगी से सोच कर रह गया था। कहना क्या चाह रही हो आखिर तुम? यही कि मैं आपका बेटा हूँ और बिल्कुल भी आपा नहीं गया। रही बात वादे की तो वो पूरा होने के लायक लगा तो जरूर पूरा करूंगा। तुम अपनी जुबान से फिर रही हो इर्तजा। इर्तजा का लहजा उन्हें बगावत का ऐलान करता हुआ लगा था। मैंने ये कब कहा बाबा सरकार कि मैं वादा पूरा नहीं करने वाला? करूंगा। आ जाए फूफो अंदर। दरवाजे पर खड़ी साइमा को देखकर उन्हें पुकार गया था। साइमा अंसारी और वहां ही इत्सा की शादी में शामिल हुए थे। वहाज ने साफ इनकार कर दिया था शादी में शिरकत करने से। कमरे में दाल होती हुई वो दिलावर शाह के बराबर में खड़ी थी। आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ, क्यों नहीं? इत्सा के अंदाज पर वो भी दिलावर शाह को देखे थे। आप सबसे ज्यादा किस शख्स की मकरूज हैं? अचानक सवाल पर वो बुखलाए थे। अभी के लिए इतना काफी है इत्जा, बस तुम अपनी जुबान पर कायम रहो। इत्जा को तरबियत करता हुआ साइमा का हाथ पकड़कर बाहर दिलावर शाह वहां से गए थे। देखते हैं बाबा सरकार, मैं भी एक सियासतदान का बेटा हूँ। कलून की खुद पर बारिश करता हुआ अपनी सोच पर मुस्कुराया था। खूबसूरत मेकअप के साथ ही पिंक गोल्डन कलर के ब्राइडल ड्रेस में आज बारात की निस्बत काफी हैवी ज्वेलरी बेदली से पहने हुए थे। सारी ज्वेलरी हाथों पर शाहबली से उसके लिए आई थी। अपने सोगवार हुसैन के साथ ही अपनी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। रेड कलर का नट का कामदार दुपट्टा हाथ में लिए बैठी थी जो कि नर्जिस उसे पकड़ा कर गए थे। ये दुपट्टा हाथ में लिए बैठी हो, अब चेहरा डांपना है इसे पागल लड़की, अब सही है। नर्जी के सामने लबों पर मुस्कुरा सजाए वह पलके झुका गए थे। मेरान कलर के गोरारे और शॉर्ट फ्रॉक जेब तन किए सिंपल से मेकअप पर हया आज जोड़ली के नाम पर फकत जुम्मर लगाए हुए थे। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। आज तो इत्सा बाई की है नहीं। हया शरारत से बोली थी। इत्सा के नाम पर मही को सुबह की अपनी और इत्सा की हुई मुलाकात याद आए थे। हया, जल्दी आओ नीचे। शाका बेगम के वहां पर वो फौरन से नीचे भागे थी। सारा टाइम हैदर शाह अपनी सुरह आंखें सबसे छुपाए फिर रहा था। वहीं पर दिलावर शाह को होल उठ रहे थे इर्तिजा को खामोश देकर। भाभी, अब तक तैयार नहीं हुई क्या? रामा के हया से पूछे के सवाल पर इत्सा के कान खड़े हुए थे। बस अभी आ जाएगी आपकी भाभी। हयादा को हुस्से कुतराता देखा हया परेशान हुए थे। कुछ देर बाद महीन को इत्जा के साथ लाकर बिठाया गया था, मगर इत्जा ने महीन को एक नजर देखने की जहमत तक ना की थी। उसका एहसास महीन को बाहुबी हुआ था। रस्मों के दौरान भी दोनों एक दूसरे से अनजान बने हुए बेदली से रस्मों का हिस्सा बने थे। हैदर साहब को काम का कहकर वहां से चला गया था। मजीद देर वहां पर रुकना उसके लिए मुहाल था। साहब की दुआओं और कुरान पाक के साय में माहिन रुखसत होकर इत्सा की हमरा शाह हवेली अपने घर पहुंचे थे। माही के जन्म हाथ बरातबा इत्सा शाह उसका मुंतजिर था, जो घूंघट से इत्सा के बेजार चेहरे को देखकर ना चाहते भी अफसुदा हुए थे। इत्सा की चोरी हथेली पर अपना नाजुक हाथ रखती हुई आंखें झुकाए हुए थे। अपनी हमराई में माहिन को हवेली में लाता हुआ इत्सा शाह सरशार हुआ था, मगर चेहरे पर संजीदगी लिए हुए वो माहिन के साथ ही लिविंग रूम में रखे हुए काउच पर बैठा था।
कोई मजीद रस्म नहीं होगी, अब आप साहब भी थक गए होंगे, आराम कर लेना चाहिए और माही भी थक गई होगी। रहमा भाभी को ले जाओ। शारदा बेगम के पापा साहब मुत्तफिक हुए थे। रहमा चंद मुलाजमों के साथ ही मही को इत्तजा के कमरे तक छोड़ने गए थे। एक एक करके सबको जाता देखकर इत्तजा शाहिदा बेगम को वहीं पर बैठा देखकर उनके पास आया था। माँ, आप थक गई होंगी, आप भी आराम कर लें। इत्तजा उनसे मुहातब हुआ था। और तुम? शारदा बेगम अपनी जगह से उठी थी। मैं भी चला जाऊंगा। गिरने के अंदाज से वो कंफर्टर की पुल से टेक लगाए हुए मोहब्बत सा मुस्कुराया था। जल्दी चले जाना, ज्यादा इंतजार नहीं करवाना माहिन को। इत्तजा के बालों को बिखेरती हुई वो अपने कमरे की सिमत पड़ गई थी। वो मेरा इंतजार कर ही ना ले। तहलील से सोचता हुआ वो हवेली के कोने वाले कमरे में बंद हुआ था। ताजा गुलाब के फूलों और कैंडल के साथ सजाया गया हुआ इत्तजा शाह का कमरा, जिसका दरवाजा खोलते हुए ही 400 गुलाब की खुशबू फैल गई थी। अजीब एहसास के साथ ही रायमा का हाथ थामे वो अंदर डाले हुए थे। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी भाभी बन गई हैं। रायमा की बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा, मैं फौरन से हाजिर करा दूंगी। माही को बेड पर बिठाकर वो वहां से चली गई थी। कैंडल्स जलने की वजह से कमरा काफी रोशनी फैली हुई थी। जहाजी बेड के साइड रखे हुए डिसेंट सी ड्रेसिंग टेबल के शीशे में उभरते हुए अपने अक्स को देखकर बेड से उतरती हुई वो पूरे कमरे का जायजा लेने लगे। पूरे कमरे में बुक रैक्स के अलावा जहाजी बेड, एक कदर दीवान और उसके सामने रखी हुई टेबल रखी थी, वरना तो सारा कमरा ही बुक रैक्स पर मुश्तमिल था। ग्लास विंडो पर से पर्दा हटाकर वहां पर खड़ी हुई थी। आसमां पर चौदहवीं के चांद को देखकर वो अफसुर्दा हुए थे। कितना कुछ बदल गया था उसकी जिंदगी में। इर्तिजा जैसे शख्स को तो उसने तस्वर भी अपने हमसफर के रूप में नहीं देखा था। उसने तो खुद पर पाबंदी आयद की हुई थी, मोहब्बत करेगी तो फकत अपने हमसफर से, अपने महरम से। मगर यहाँ तो सब उल्ट हो गया था। मोहब्बत दूर, वह इत्तिजा से नफरत भी करती थी या नहीं, वो खुद इन सोचों में उलझे हुए थे। न माँ के लिए वो वापस से बेड पर आ बैठे थे। मसलसल बेड पर बैठी हुई वो थक गए थे। नींद से बंद होती आंखों के बावजूद भी वह इत्तिजा का इंतजार करती, जो न जाने कहाँ रह गया था। जब तक इत्तिजा ना आ जाए, जब तक उसका इंतजार करना है तुम्हें। ये ना हो कि वो आए और तुम सोई हुई हो। नरजिस की बात याद करती इंतजार करती हुई हलकान हुए थे। इर्तिजा का इंतजार करते माहिन कब सो गई, उसे खुद को भी ख्याल नहीं रहा था। सुबह 6 बजे के करीब कमरे में दाखिल होते हुए इर्तिजा माहिन को बेड पर बिना कपड़े चेंज किए हुए आराम से सोए हुआ देखकर मजीद हैरान हुआ था। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। माहिन के पास दोनों जानू से बल बैठता हुआ वो अपनी हमाकत पर परेशान हुआ था। गलती आप की है, बिला वजह बिना किसी जवाब के आप मुझसे नफरत करती हैं। आप मुझे बताएं तो सही कि मैंने ऐसा क्या किया है जिस वजह से आप मुझसे नफरत करती हैं। सोई माही से सवाल करता हुआ उसे अपने इतने करीब देखकर मुस्कुराया था। सॉरी, मैं आपको अपने रवैये से बहुत ही हर्ट करने वाला हूँ। आपकी वो ही खरा होता हुआ साइड जेब से शारदा बेगम का दिया हुआ मामूली केस ड्रेसिंग टेबल के दाल पर रखकर ड्रेसिंग टेबल से अपने कपड़े निकालता हुआ मही पर एक नजर डालकर शावर लेने के घर से बाथरूम में गया था। 15 मिनट के शावर के बाद बाहर आता वह मही को होश सोता हुआ देखकर मुस्कुराया था। मिस एटीट्यूड, सोते वक्त क्यूट लग रही हैं आप। थोड़ी देर मही को कसमताते देखकर वो अपने चेहरे पर संजीदगी लिए हुए दीवान पर बरजमान हुआ था। इर्तिजा ड्रेसिंग टेबल के दराज से हाथ की लिफाफा निकालकर मही के पास आ खड़ा हुआ था। ये ले आपके हक मैंड की रकम। बेड पर होश रात के बिखरे हुए खुलिये में बैठी हुई माहीन इत्तिजा को देखकर सीधी हो बैठे थे। जब मैं कमरे में आया था तो आप बड़े ही आराम से मेरी बेड पर सोए हुए थे। इत्तिजा ने तर्स किया था जिसे वो समझ ना सके थे। आपको जगाना मुनासिब नहीं लगा मुझे, इसलिए अब ये रकम आपको दे रहा हूँ। आम से अंदाज में बोलता हुआ ड्रेसिंग टेबल की सिमत पड़ा था। अपने सामने पड़े हुए लिफाफे को माहीन हैरत से देख रहे थे। और जेले आपकी मुंह दिखाई सुरख मामूली केस माहीन की सिमत पढ़ाता हुआ वो माहीन के हैरत सदा हुआ तासा देकर मजीद संजीदा हुआ था। वैसे 10 बार देखी गई शक्ल पर मुंह दिखाई का गिफ्ट बनता तो नहीं है, पर क्या किया जा सकता है, रवायत है, पूरी तो करनी होगी। बेजार से कहता हुआ वो हाथ में पकड़े हुए मामूली केस के साथ ही खेलता हुआ मही के जब्त को आजमा रहा था। आपके देखे हुए चेहरे को गिफ्ट देने का मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है और ना ही इस रवायत को पूरा करने का, पर क्या करूं, मजबूर है। कांधे उचकाता हुआ सुबह सुबह मही को हैरान करने पर तुला हुआ था, क्योंकि नीचे सबसे पहले आपसे यही सवाल करेंगे, साहब के इत्तिजा ने क्या दिया, शाह ने क्या दिया, क्या मिला, जरा दिखाओ तो सही। तमसराना हंसी हंसता हुआ मही के हैरत से खुले हुए मुंह को देखता रूह मोड़ गया था। 1 मिनट, ये क्या कह रही हैं आप? 10 दफा देखा हुआ चेहरा, साफ झूठ बोल रही हैं आप। इत्तिजा तो उसके आप कहने पर हैरान हुआ था। और मुंह दिखाएगा गिफ्ट देता शोहर का फर्ज होना है, इसलिए बीवी को दिया जाता है।
चाय पी रहे, कुछ भी हो। और वैसे बीवी के रूम में तो आपने मुझे पहली बार ही देखा है ना। इत्जा के रूबरू खड़ी होती, वो दो दो हाथ करने को तैयार थी। बीवी जी, आपको बीवी के रूम में पहले भी 3 बार देख चुका हूँ। ताजी ताजी मुलाकात तो याद ही होगी आपको, सुबह 5 बजे वाले। इत्जा के तंज पर वो शर्मिंदा हुई थी। अब जवाब है आपके पास बीवी जी। बीवी पर हाजा जोर देता वो वापस अपनी जगह पर जा बैठा था। हाँ तो यहाँ पर मतलब रुस्ती के बाद तो पहली बार देख रहे हैं ना आप मुझे। दोनों हाथ कमर पर रखती हुई इत्जा के सर पर आग दौड़ी थी। तो रुस्ती से पहले घर से क्यों भागी थी आप? चुबागा पूछता माही को होश खामोश देकर अपना सेल फोन चलाने लगा था। मैं तैयार नहीं थी आपके साथ शादी पर, वह मन बनाई थी। उसे कहा इत्जा तली बर्दाश्त हो रही थी। आप तैयार हो गई हैं आप? वह में सुकड़ते हुए इत्जा को हैरत थी। नहीं, मैं ये भी नहीं कहा, और ये मेरा गिफ्ट है। इत्जा के हाथ से छीनती हुई वो वापस अपनी जगह पर बैठे थे। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, ना ही किसी से भी बिलावजह नफरत पालने वाला। माही के हक जमाने वाले अंदाज पर वो खुश तो बहुत हुआ था, मगर अपनी खुशी जाहिर ना करते हुए शिकवा के अंदाज में जता गया था। इतना तो मुझे यकीन है कि मैं आपसे नफरत नहीं करती। इत्जा को देती वो दिल में सोचे थे। हाँ तो हम मुझे किसी से भी नफरत करने के लिए किसी जवाब की जरूरत नहीं पड़ती, और आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती। खुद को कंपोज करती हुई आम से अंदाज में बोलती। और आज जो मैं इतने अच्छे से बात कर रही हूँ ना, ज्यादा होश होने की जरूरत नहीं है। आप जलाद हैं और रहेंगे। आज भी जलादपन ही दिखाया है। रात भर इत्जा का इंतजार करने वाली अपनी बेवकूफी को सोचकर किलस गई थी। सारी सोचें जटती हुई महल में केस खोलकर सिंपल से गोल्ड ब्रेसलेट को देखकर मुस्कुराए थे। और आपको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये गिफ्ट मेरी तरफ से नहीं है। माही के मुस्कुराते चेहरे को देखकर वो उसी के अंदाज में बेदिली से बोला था, जिस पर माही ने उसे सवालिया नजर देखा था। माँ सरकार ने दिया था ये आपके लिए, मुझे बाहरी बिला से वापसी पर। माही के चेहरे पर नासमझी के तासा देखता हुआ गहरा सांस बाहर हार्च कर गया था। हमारे यहाँ ये रवायत है, और भी बहुत सी फैमिलीज में ये भी होता होगा। शादी वाली रात अपने बेटे को कमरे में जाने से पहले पापा तोहफा देती हैं उसे, ताकि वो अपनी बीवी को दे दे। इसलिए मुझे माँ सरकार ने दे दिया था। उन्हें लगा मैंने आपके लिए कुछ नहीं खरीदा होगा, इसलिए। तफसील से बताता वो कांधे उचकाकर मुस्कुराया था, और माही के शॉक फेस को देखकर। जला से मुझे कोई भी उम्मीद है, और ना ही कोई अच्छे काम की तवक्को है। इत्तला का उसके लिए गिफ्ट ना लाना उसे बुरा लगा था। केस को बैपा फेंकने के अंदाज से उठती हुई अपने भारी ड्रेस को संभालती बामुश्किल ड्रेसिंग रूम में रखे हुए अपने सूट केस से कपड़े निकालती वो गुस्से से बाथरूम में गए थे। मैडम को फर्क पड़ता है। माही को इस तरह गुस्से से बाथरूम में जाता देख वो अपना कहका जब्त कर गया था। जल्दी से फ्रेश हो जाए, नीचे साथ चलना है हमें। ऊंची आवाज में बोल रहा था। बोल तो ऐसे रही है, साथ जाएंगे, कोई पूछे तो सही रात भर कहाँ थे? फ्रेश होकर बाहर आती वो इत्जा को बैपा दराज देकर बड़बड़ाए थे। ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई छोटी सी ब्लू कलर की मामूली डिब्बा को देखकर वो हैरान हुए थे। हैरान ना हो, आपका मुंह दिखाएगा गिफ्ट है जो देना लाजम था मुझ पर। देखा तो नहीं था अच्छे से आपको, मगर सुबह भूतनी की शक्ल देखकर ये गिफ्ट देना पड़ा। अपनी हंसी से इज्जत करता हुआ शीशे में उभरते हुए माही के अक्स को देखकर वो बजाय आम से लहजे में बोल रहा था। नहीं चाहिए मुझे, दिल पर पत्थर रखकर बोली थी, वरना उसे हमेशा से गिफ्ट लेना पसंद रहा था, और इत्जा शाह का रखा हुआ गिफ्ट उसे अजीब ही खुशी दे रहा था। ना ले, मर्जी है आपकी। वैसे भी मैं मिलते नहीं करता। वह इतना शाह था, उसे लोगों की मिलते करनी कहाँ आती थी। बदमजगी से डिब्बा को खोले बगैर देखे उसने दराज में डाल दिया था। कितना टाइम और लेंगी आप? वैसे ही लेट हो गए हैं। माही ने इस बार उससे घूरा था। अब ऐसे मस्किनों की तरह मुझे मत देखे, मुझे तरस बहुत जल्दी आता है, खासकर लड़कियों पर। झूठ बोलता हुआ दिल में तौबा कर गया था। शादी के पहले ही दिन कोई अपनी बीवी से ऐसे अपने किस्से सुनाता है। हैरत और दुख की मिले तासा चेहरे पर सजाए हुए इत्जा को कमरे से बैठ जाता देखकर उसके पीछे चली आती। नीचे आते ही वो सबसे पहले शादा बेगम ने उन्हें देखा था। उनके पीछे आते हुए दिलावर शाह उन्हें देखकर अनदेखा करते हुए लिविंग रूम की सिमत पड़ते। सुबह बहर पाबी नजर जुमाए हुए हैदर शाह हल्का सा मुस्कुराया था। जवाब में वो भी मुस्कुराकर उसे सलाम करती हुई इत्जा के पीछे चल रही थी। अल्लाह पाक आप दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे और हमेशा खुश रखे, उन्हें जाता देखकर दिल से दुआ को हुआ था। शादा बेगम किचन में नाश्ते की तैयारी में मसरूफ थी। दिलावर शाह के साथ बैठे हुए इत्जा को देखकर हैदर शाह उनके बराबर आकर बैठा था। हैदर शाह और दिलावर शाह के साथ वही गुफ्तगू होते हुए इत्जा का ध्यान माही पर था। मैं मुंह दिखाएगा गिफ्ट क्या मिला आपको? इत्जा के बाद पूरी होता देखकर वह हैरान हुई थी। उससे मुंह दिखाएगी गिफ्ट का सब भी मेहमानों ने पूछना था। अपने सामने कोई पर सफेद काटन के कड़कड़ाते सूट पहने हुए टांग पर टांग रखे हुए इत्जा जो उसको ही देखा मुस्कुरा रहा था, जैसे कहना चाह रहा हो कहा था ना। फोनों से नजर झुकाती वो उकताई थी सबको ब्रेसलेट दिखाकर। ये तो ताई अम्मी ने खरीदा था ना आपके लिए। इत्जा बाई ने कुछ नहीं दिया आपको?
इत्जा की चचा जात के पूछने पर वो इत्जा को देखे थे, मगर अपने मुकाबले बैठे इत्जा ने अपने हाथ खड़े किए थे। आप बताओ, आंखों से इशारा करता हुआ मुस्कुराया था। और वो रीदा, आपको शायद मान सरकार ने आवाज दिया है शायद। माहिन के बराबर में आकर बैठता हुआ वो साफ रहा यहाँ से जाने का कह रहा था। सिल्वर कलर की गहरेदार पैरों को छूती हुई फ्रॉक में सिंपल से मेकअप की वो स्याह सूट में मलबूस इत्जा के साथ खड़ी खूबसूरत लग रही थी। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इत्जा माहिन के मुलीमे के साथ ही हैदर और हया की मंगनी हुई थी। हैदर के चेहरे पर जितनी संजीदगी थी, उसे दुगनी लाइट पिंक कलर की ड्रेस से बेतन की हया का चेहरा खुशी से गुलाबी हो गया था। हया को खुश देखकर माहिन के चेहरे पर भी खूबसूरत मुस्कुराहट सजी देखकर इत्जा शाह के यही अपने लिए गनीमत लगे थे। इत्जा और माहिन के साथ ही हैदर और हया को दुआएं देते हुए रियाज साहब नम आंखें साफ करते मुस्कुराए थे। इत्जा, डॉक्टर ही की कॉल आई है, अजहान का जो भी टेस्ट तुमने करवाए हैं ना, उनकी रिपोर्ट्स आ गई है। डॉक्टर आमिर शहजाद और बहुत स्टाफ में वलीमे में शिरकत की थी। सबसे जात देता हुआ इत्जा डॉक्टर आमिर के साथ अस्पताल से निकला था। इत्जा को जल्दबाजी में जाता देखकर माहिन उदास हुई थी। उसे इत्जा की अदम मौजूदगी बुरी लगी थी। खुदा खुदा करके फंक्शन इत्माम पर पहुंचा और माही ने सूखा सांस लिया था। मुझे क्यों अजीब लग रहा है डॉक्टर जलाल के जाने से। अपने इस सवाल में उलझते हुए मुलाजमा के साथ ही कमरे तक आए थे। सुनो जी बीबी साईं, आपके साइंस सरकार कहाँ गए? कमरे में दाखिल होते ही माही ने पूछा था। अस्पताल गए हैं साइंस सरकार, कोई जरूरी काम आ गया था। सर झुकाए हुए आजिज़ी से बोले थे। ठीक है तुम जाओ। जी बीबी सरकार। सार को लाती हुई मुलाजमा दरवाजा बंद करके थी। ड्रेसिंग टेबल की सिमत भरती हुई वो दराज से वो डिब्बियां निकालती बेहयाली में मुस्कुराए थे। चॉइस अच्छी है डॉक्टर जलाल, आपकी रेड रूबी डायमंड की रिंग देकर तारीफ के बिना न रह सकते थे। डब्बी को वापस बंद करके रखती हुई अपनी ज्वेलरी उतारकर ड्रेस चेंज करने की हाथ तक ड्रेसिंग रूम की सिमत पर थे। माँ, अजहान की सर्जरी तक मैं अस्पताल में ही रहूंगा, अब महीन को बता दीजिएगा। 3 दिन हो गए थे इत्जा को अस्पताल में अजहान के पास रहते हुए। उसने बस फोन करके इतना ही बताया था। शादा बेगम उससे बहुत ही इसरार किया कि उसे आने के लिए, मगर उसने एक ना सुनी थी। तुम ठीक तो हो ना बेटा? महीन से पूछती हुई उसे इत्जा के आज भी ना आने का बता गए थे। जी मैं ठीक हूँ, अब बस आराम करे, टेंशन न ले, मुझे भी नींद आ रही है। बेड करोन से टेक लगाए बैठी हुई शादा बेगम के पास वो काफी देर से बैठे थे। बहाना बनाती हुई मुस्कुराकर कहती हुई वहां से चली गए थे। शुरू के दिन होते हैं एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने के, और इस वक्त मैं शाह तुम अपने 4 साल पुराने डॉक्टरपन पर आ गए हो। माहिन को ज्यादा देखकर वह मजीद उदास हुए थे। शादा बेगम को सोता देखकर वो दरवाजे को बिना आवाज के बंद करती हुई माहिन के कमरे की जानिब बढ़ गए थे। याद आ गई तुम्हें मेरी? हया के आते ही माहिन ने शिकवा किया था। मंगने के बाद वो अब आई थी। ऐसी बात नहीं है, कल आना चाह रही थी पर अमन जानी ने मना कर दिया था, इसलिए मन मनाते हुए वो माहिन के पास आ बैठी, जो कि दीवार पर बैठी हुई बैठ के सरहाने लगी हुई इत्जा की फोटोज देख रही थी, जो शायद चंद साल पुराने थे, जिसमें इत्जा की उम्र कम और मुस्कुराहट शोह लग रहे थे। इत्जा बाई ना सही उनके फोटोज पर गुजारा किया जा रहा है। माही की नजरों का ताकुब करती हुई वो शरारत से गोया हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वह खुद को कंपोज करती हुई नजर झुका गए थे। याद आ रही है? पता नहीं, शादी से पहले भी इत्जा के साथ मुलाकात से उसे अजीब कैफियत महसूस होने लगी थी, उसे इत्जा सोचकर। और इन सब दिनों में तो बहुत कुछ बदल गया था। फोन करो, कई बार फोन करने की कोशिश तो की थी, मगर हर बार अन्ना आरे आ गए थे। हैदर से मिली हो तुम? बड़ी आसानी से बात बदल गए थे। नहीं तो जाओ जाकर मिल लो। हया के शाने पर हाथ रखती मुस्कुराई थी। ओके मैं अभी आई, चाहता कहती हुई माही के रूम से गई थी। क्या हो रहा है मुझे? आंखें बंद करती हुई अपनी कैफियत से अनजान थे। तुम यहाँ पर बैठी हो, मैं पागलों की तरह पूरी हवेली में ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो गई हूँ। हवेली के पिछले हिस्से में बने गार्डन में गुमसुम से बैठा हुआ हैदर शाह हया की हवा पर मोहब्बत सा मुस्कुराया था। तो तुम सीधी यहाँ पर आती ना? हवा वहाँ खुद को मुझे ढूंढने में हलकान किया। वैसे पूछ सकता हूँ कि मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अपनी तमाम वजाहत के साथ ही जीन्स की ब्लू पैंट पर ऐश ग्रे कलर शर्ट पहने हुए वह सर सबज हरिका पर बैठा अफसुदगी से बोल रहा था। हैदर के लहजे में छुपी अफसुदगी महसूस करती हुई वो हैदर के बराबर में बैठी थी। वैसे ही हालत जानी के पास आई थी तो सोचा तुमसे भी मिलती जाऊं। हैदर की पुरवकार चेहरे पर से नजरें चुराती हुई वह हैदर के लिए अपने दिल में छुपे जज्बात को बड़ी आसानी से छुपा गए थे। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी कि तुम मुझसे मिलने आई, जुतलाकर कहता हुआ हया को देखकर तमानियत से मुस्कुराया था। हैदर को तासे से देती हुई अपनी जगह से उठ खड़े थे। हया कहाँ जा रही हो?
हैदर की पुकार पर उसके लब मुस्कुराए थे, फकत हैदर की फिक्र से बड़ी हुई आवाज पर। महीन आपी के पास वापस बिना मुड़े वो बोले थे, झूठी, तुम महीन के पास ही तो उसे आ रही हो, नाम दे रही हो। हया को देखकर उसे अफसुदा चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरे थे। ज्यादा नहीं बोलो, सड़ी हुई कुकड़ी, जा रही हूँ मैं। अब आ ही गई हो तो थोड़ी देर तक जाओ। हया को ज्यादा देकर वापस से अफसुदा हुआ था। अगर तुम इतना कह रही हो तो रुक जाती हूँ, हैदर के बराबर में बैठी हुई हया ने वाले अंदाज में बोले थे, जिस पर हैदर मुस्कुरा उठा था। कॉल करूं या नहीं? वैसे मैं क्यों करूं? वो तो ये समझेगी ना कि मैं उन्हें याद कर रही हूँ। रात के 8 बजे वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में आई थी। कमरे में आए ही उसे इज्जा का ख्याल आया था, इसलिए सोचती भी वो सेल फोन हाथ में पकड़े कशमकश का शिकार थी। वैसे याद तो नहीं करी, इंसानियत के नाते तो हाल चाल पूछ सकती हूँ ना, ऐसी कोई बड़ी दुश्मन भी नहीं हूँ। डाटा जलाद के साथ। माहिन, तुझे भी सुकून बर्दाश्त नहीं है? अच्छा तो है जो कुछ जलाद यहाँ नहीं है, कितना सुकून है। अपनी बात की नफी करती वह फोन साइड पर रखते हुए दीवार पर सीधी बैठ लेटी थी। सुकून ना मिलने पर कुछ देर बाद ही वापस से फोन हाथ में लेती वह फोन मिलाने का सोच रही थी कि नाक होने दरवाजे की तरफ मतवजो थे। आ जाए रायमा, तुम मुझे बुला लेती, मैं खुद ही आ जाती तुम्हारे पास। इन कुछ दिनों में माहिन और रायमा की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गए थे। मैंने सोचा खुद ही चली जाती हूँ, शायद भाई की थोड़ी सी कमी मेरी मौजूदगी दूर कर दे। रायमा की पापा माहिन के लबों पर खुद बहुत मुस्कुराहट रेंगे थे। रायमा, एक बात पूछू तुमसे? काफी ताकों के बाद ही माहिन ने उसे पूछने की हिम्मत की थी। जी भाभी। मही के पूछने पर रायमा मुस्कुराते हुए बोले थे, उस दिन मॉल में जो हुआ था, मही को समझ नहीं आता कि कैसे पूछे। मतलब इत्सा ने तुम पर हाथ उठाया था ना वहां सबके बीच में, तुम फिर भी नाराज नहीं हुई इत्सा से? क्यों? डर डरा कर पूछती हुई रायमा के संजीदा चेहरे को देखा घबराहट में अपने खुश्क लब तर कर गए थे। बाई की गलती नहीं थी और ना ही मेरी, बस सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी। पहली बार बाई का हाथ उठ गया था मुझ पर। कुछ देर की खामोशी के बाद कमरे में रायमा की आवाज गूंजी थी। अगर बाई चाहती तो कुछ अर्सा पहले हाथ उठा सकते थे मुझ पर, मगर नहीं, उन्होंने इस वक्त भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था जब मैं गुनाह करने जा रही थी। एक नामैडम को सब कुछ मारकर घर से भाग रही थी, बल्कि मेरी गलती को इस तरह छुपा दिया जैसे कभी मैंने वो गलती की ही ना हो। बड़ाई में बात में बोलती रायमा की शाख काट गई थी। उस दिन माल में बाई को ये लगा था कि मैं भात के साथ कुछ देर की ठहरी हुई अपनी भी आंसू पर जब्त करती वो दोबारा से बोलती, उन्हें देखा देखकर उनकी इज्जत हाथ में मिलाकर वह हाथ के साथ पाक आई हूँ। आंखों में आई हुई नमी को उंगलियों के पोरों से साफ करती हुई लंबा सांस खारिज करती खुद को रिलैक्स करती वो फिर से मुहातब हुए थे। आज सारा गुबार निकालने की हाथ वो नम लहजे में बोलना शुरू हुए थे। रायमा के साथ बैठी हुई माहिर खामोशी से बस उसे सुन रहे थे। एक दूसरे से छत्तू पर मिलते हुए मेरी और वहाद की मुलाकातें अरूज पर पहुंच गए थे। 20 साल की थी और मैं और फिर भी बहुत ही आसानी से मोहब्बत में आंधी हो गई थी। बाबा सरकार और बाई की मोहब्बत से कोई सरोकार था, ना ही किसी और चीज से ज़हन पर सवार था, तो फकत वहाद। सोते जागते उठते बैठते बस वहाद, और उसके ही कहने पर मैंने एक दिन अपना सारा समाज बांध दिया था। अजीब सी रात थी, मेरी आंखों में और ज़हन की तरह हर तरफ धुंध छाई हुए थे। अजीब सी घुटन थी फिजा में, पर मैं हर चीज से बेहबा सबके सोने का बेसब्री से इंतजार करती। सब कुछ वहाद की प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे कि अचानक से वहाद की सरगोशी की आवाज पाई के कानों में न जाने कैसे पड़ गई, और नींद तो कोसों दूर थी। गुजरी कई रातों की तरह इत्सा की आंखों से अजीब सी बेचैनी महसूस करता वह कमरे से चक्कर काट रहा था कि किसी के कदमों की चाप की तरफ मतवजो हुआ था। ऐसे चाप का दबे कदम से पीछा करता वह सरगोशी की आवाज पर चौंकना हुआ था। सरगोशी और कदमों की चाप। रामा के कमरे के पास रुकते हुए महसूस करता हुआ उसका दिमाग सुन हुआ था। क्या है? जब कहा था मैंने खुद ही आ जाऊंगे छत पर, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें लेने कहाँ है तुम्हारा सामान? रामा की बात का जवाब चहल कर दिया था, ये रहा। रामा कमरे से अब रामा उस शख्स की आवाज सुनकर इत्सा को हैत का झटका लगा था। चले? रामा के आगे हाथ फैलाते हुए वहाज ने रामा के मुस्कुराते हुए चेहरे को मोहब्बत पाश नजर से देखा था। शर्म से नजरें झुकाए हुए वहाज के हाथ पर हाथ रखती हुई सामने दरवाजे पर खड़ी इत्सा को देख ना सके थे। दवाएं नहीं लेकर जाओगी समी? अपने बाबा सरकार, माँ सरकार और जान लुटाने वाले भाइयों की करब से कहता हुआ इत्सा एक दर्द के मरहले पर खड़ा था, जहाँ उसकी सीमत उसके साथ ही बेवफाई करने जा रहे थे। इत्सा भाई। इत्सा के पापा वहाज की गिरफ्त रामा के हाथ पर ढीली पड़े थे। अगर रात के अंधेरे में स्याह चादर में खुद डाम कर जाओगी तो जिंदगी भर सर झुकाए हुए रोशनी की तलाश में भटकोगे, और अगर सूरज की रोशनी में सबकी दुआओं के साए तले जाओगी तो सर उठाकर जियोगे। इत्सा की बातों पर वह साकत कर दिए। अब मर्जी तुम्हारी है। वहाज के हाथ से नीचे गिरे हुए बैग को देखकर वो साय पर खड़ा हुआ था। इत्सा का साइड होते ही रामा को अकेला छोड़कर वहाज वहां से फरार हुआ था। ये पल था कि रामा को अपना आप बेमोल लगा था। जिस शख्स के हाथों वो सब रिश्ते नाते छोड़कर जाने को तैयार थी, वो शख्स
उसे इज्जा के डर से अकेला छोड़कर भाग गया था। कुछ कहना चाहोगी रायमा? इज्जा के मुंह से रायमा सुनकर कड़प से आंखें मीच गए थे। सॉरी भाई, इर्तिजा तमसर से हंसा था। भाई कहाँ थी वो बहन जब भागने की तैयारी कर रही थी तुम? करब से पूछता वह अपने रायमा के दरमियान मिल्लू का फासला खींच गया था। सॉरी भाई, मैं भटक गए थे, कोई लफ्ज नहीं बन पाए थे रायमा से। राह मिल गई? हद दर्जा गुस्से में होने के बावजूद भी इज्जा ने हल्की आवाज में पूछा था। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, वो मन बनाए थे। उसे गलती नहीं गुनाह कहते हैं, अब ऐसा दोबारा मैं होने नहीं दूंगा, कहकर वो जाने के लिए मुड़ा था। भाई प्लीज माफ कर दे, मैं वादा करती हूँ वहां से कभी नहीं मिलूंगी, प्लीज किसी को मत बताइएगा। हिचकियों से रोती हुई मन्नत पड़े हुए लहजे में कहने लगी, तुम अपनी बात पर कायम रहना और मैं जुबान देता हूँ तुम्हें, ये बात हमारे दरमियान रहेगी। अगर तुम अपनी जुबान से फड़ी तो तुम्हारी जान अपने हाथों से लूंगा। वो कहकर वहां पर रुका नहीं था। हुआ भी यही ही कि आज तक रायमा और वहाद के बारे में हवेली के मुलाजमीन तक को भी इस बात की खबर तक न हुए थे। बिला वजह की नफरत, बिला वजह की बदतमीजी, बिना मतलब के अपनी शादी के सारे फंक्शन खराब कर दिए मैंने। रायमा कब से जा चुके थे, मगर जाते जाते वो माही को पेशमानी में गिरफ्तार कर गए थे। सारी फोटोज खराब आएंगी, ये सोचकर उसे अलग रोना आ रहा था। या अल्लाह क्या करूं, बिला वजह दिला से पंगा ले बैठी हूँ, अब माफी किस मुंह से मांगोगे। खिड़की से बाहर अचानक होती बारिश को देखकर सारी बातें बुलाए अफसुदगी से मुस्कुराती हुई वो कमरे से बाहर निकले थे। सुनो, मुलाजमा को पुकारती वो आगे बढ़ थी। छत पर जाना है मुझे। बीबी साईं, बहुत तेज बारिश हो रही है। सर झुकाए महीन को वो अपनी तरफ से आगाह कर रहे थे। इसलिए तो जा रही हूँ और तुम भी चल रही हो मेरे साथ, हुक्म देती वो आगे बढ़ती, जबकि मुलाजमा हैरानगी से उसे देती हुई पीछे पीछे चल दे थे।